लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? एंगल मेजरमेंट है ना। एंगल मेजरमेंट हमने ख़त्म कर दिया था। उसी सिलेबस में आपका जो अगला पॉइंट है वो है चीज़ल। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे अपन चीज़ल। चीज़ल, छेनी। ठीक है, बेसिकली ये कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। जैसे टूल को भी अगर मैं हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो आपका मेजरिंग टूल अलग हो जाते हैं, होल्डिंग टूल अलग हो जाते हैं, कटिंग टूल अलग हो जाते हैं, मार्किंग टूल अलग हो जाते हैं। बट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलते जा रहे हैं। बट जब आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी करेंगे उस समय पढ़ेंगे तो अपन टूल्स को इकट्ठे लेके उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइस करके उस कैटेगरी में जो टूल्स आते हैं उनको इकट्ठे पढ़ते हैं। बट यहाँ कुछ फर्स्ट ईयर में है, कुछ सेकेंड ईयर में है, कुछ आपके फिटर में यूज़ हो रहे हैं, कुछ ऐसा है कि अलग ट्रेड में यूज़ हो रहे हैं। तो अलग अलग ट्रेड्स पे एक दो टूल्स चेंज हो जाते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ताकि आपको जब प्रैक्टिकल करने बैठें तो उस समय दिक्कत ना हो कि यार ये चीज़ें क्या हैं और कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो ये बस छोटा छोटा एक इंट्रो टाइप का है। हम ना तो बहुत ज़्यादा इसमें अंदर जा रहे हैं और ना ही इसको डीपली स्टडी करें। जब प्रैक्टिकली आप सामने देखेंगे लैब में तो उस समय वहाँ पर डीपली बताया जाएगा कि कैसे काम करता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। बट लैब में उस चीज़ को देखने से पहले आप जान लें कि वह है क्या, कैसे काम करता है, या छोटी मोटी चीज़ें इसके बारे में जानकारी ले लें ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। ठीक है, तो छेनी या चीज़ल क्या है? एक कटिंग टूल है। एक क्या है? ये कटिंग टूल है। ठीक है, ये एक प्रकार का कटिंग टूल है। जो क्या करता है? छेनी मतलब छीलने का काम करता है। अगर कोई धातु की मान लो मोटी सतह है और उसको हल्का पतला करना है या मोटा मोटा भाग उसको निकालना है तो ये क्या करता है? फिनिशिंग नहीं करेगा, मोटे मोटे भाग को काट के निकाल देगा, चिप्स के फॉर्म में निकाल देगा। ठीक है, तो धातु के मोटे काम को काट के निकालने या चिप्स के फॉर्म में निकालने का काम करता है। मतलब यह चिप्स के रूप में मेटल को काटता है। ठीक, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, इस पर आपको बेसिकली दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक इसकी बॉडी, इसी बॉडी को हम सैंक भी कहते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है ये वाला हिस्सा जो कहलाता है वो कहलाता है पॉइंट। क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट्स इसके होते हैं, एक होगा आपका सैंक बॉडी और दूसरा क्या होगा? आपका पॉइंट। ठीक है, अब अगर ऐसे डिवाइड करना है तो फिर अलग अलग में ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है इसको हम क्या कह देते हैं? हेड। ठीक है, और ये जो नीचे पर दिख रहा है, जस्ट नीचे पर दिख रहा है, ये क्या कहला जाता है? कटिंग एज। कटिंग एज, ये कटिंग एज कहलाता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। बट दो मेन पार्ट होते हैं कि एक ऊपर वाला बॉडी या सैंक और नीचे पॉइंट। ये जो आपका हेड है, इसी हेड के क्रॉस सेक्शन एरिया के आधार पर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, 3 इधर है, 3 उधर छुपे होंगे। मतलब या तो ये हेक्सागोनल हो सकता है या तो ये ऑक्टागोनल हो सकता है। मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया षडभुजाकार या
अष्टभुजाकार होता है, या तो षडभुजाकार होता है या तो अष्टभुजाकार होता है। षडभुजाकार भी हो सकता है, मतलब हेक्सागोनल, या अष्टभुजाकार मतलब ऑक्टागोनल होता है। बात करें इसके मटेरियल की, किस धातु का बना होता है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया है कि यह कटिंग है, मतलब हाई कार्बन स्टील के बने होंगे। सबसे पहला माइंड कहाँ जाएगा? हाई कार्बन स्टील में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? हाई कार्बन स्टील में। सबसे पहले हम हाई कार्बन स्टील देखेंगे। बट अगर जंग से लगा बचाना है तो सिखा चुका हूँ, जंग से बचाना है तो क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है, मजबूती या स्ट्रेंथ देना है तो निकेल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? निकेल मिलाते हैं। मतलब अगर आपको इसको जंग से बचाना है तो हम किसका बना देंगे? क्रोमियम स्टील का। किसका बना देंगे? क्रोमियम स्टील का बना देंगे। बट हमारा सबसे पहले माइंड कहाँ जाएगा? हाई कार्बन स्टील में। या तो इसका बना होगा या तो किसका होगा? क्रोमियम वेनेडियम स्टील। क्रोमियम वेनेडियम स्टील का बना होगा। क्रोमियम वेनेडियम स्टील का बना होगा। ठीक है, ये हो गया क्या? मटेरियल, कि बेसिकली इस मटेरियल का ये बना होता है। ठीक है, क्या काम आता है? तो धातु को छीलने के काम आता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होगा? हेक्सागोनल होगा या ऑक्टागोनल होगा। ठीक है, पार्ट्स कौन कौन से होंगे? तो कटिंग एज होगा, पॉइंट होगा, बॉडी या सैंक, और हेड होगा। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? कटिंग एज हो गए, या ऐसा बोले कि अब एक एक से हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर इसकी ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो हेड आप देख रहे हैं, अगर इसको थोड़ा अच्छे से मैं इनलार्ज करूँ, इस इमेज को देखें, तो इसका हेड भी यहाँ से सीधा जाने के बाद हल्का सा चैम्पर हो रहा है। हो रहा है चैम्पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई चैम्पर एंगल कितना होता है? चैम्पर एंगल कितना होता है? और इसका हेड पूरा सीधा ना जाके हल्का सा ऐसा झुकता है, श्रिंक होता है, अंदर की ओर जाता है। ठीक है, तो जो श्रिंक हेड है उसका एंगल भी पूछ लेता है कि श्रिंक हेड का एंगल कितना होता है। और चैम्परिंग, चैम्परिंग जानते हैं, मतलब हल्का सा जो किनारे होती है उसको कर्व के रूप में दे देते हैं, हल्का सा किनार को काट देते हैं या कर्वेचर के फॉर्म में देते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? हम चैम्परिंग कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका श्रिंकिंग हेड कितना होगा या श्रिंकिंग हेड का एंगल कितना होगा, तो आप ध्यान रखेंगे 40 से 70 डिग्री के बीच में होता है। 40 से 70 डिग्री के बीच में। और चैम्पर हेड में चैम्परिंग एंगल या चैम्पर एंगल ये लगभग 12 डिग्री के आसपास होता है। 10, 12, 12, 15, मतलब 12, 14, 12, 14 के आसपास होता है। 12 से 13 डिग्री, वो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग दिखा, 12, 13, 12, 13 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस हेड की, इस हेड की। यहां पर चैम्पर जो होगा वो 12 डिग्री के आसपास, और श्रिंक जो होगा मैक्सिमम 70 डिग्री तक जा सकता है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 70 डिग्री तक जा सकता है। अच्छा, उसी प्रकार ये जो कटिंग एंगल है, कटिंग एंगल जो है वो 35 से 70 डिग्री के आसपास जाता है। ये भी कितना जाता है? 35 से 70 डिग्री के आसपास जाता है। वो अलग अलग मटेरियल्स के आधार पर अलग अलग होता है, अलग अलग मटेरियल के आधार पर अलग अलग होता है। तो हम चाहें तो इस पर कटिंग एंगल भी एक साथ लिख लें, तो दोनों 40 से 70 या 35 से 70 याद रहेगा हमें, है ना।
अब किस मटेरियल के लिए कितना होता है, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलो एंगल वगैरह बाद में बात करेंगे, अपन फिर टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ चीजल, चीजल के प्रकार। तो देखो यूजेस के आधार पर ये चीजल दो प्रकार की होती है। एक होती है हॉट चीजल और एक होती है कोल्ड चीजल। हमारे सिलेबस में कोल्ड चीजल है, क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। हॉट चीजल जो है वो गर्म कार्यों में यूज होती है, गर्म कार्यों में यूज होती है। ठीक है, किस में यूज होती है, गर्म कार्य। ये गर्म कार्यों का मतलब क्या है सर? हाँ, भट्टी से निकाल के जो लोहार वगैरह यूज करते हैं उस कार्य में यूज होती है। मतलब इसका उपयोग जो है वो ब्लैक स्मिथ लोग करते हैं। किसमें? ब्लैक स्मिथ कार्य में। ठीक है। कोल्ड चीजल ठंडे कार्यों के लिए होगा। ठंडे कार्यों में, ठंडे कार्य मतलब जो फिटर शॉप होंगी उस पर हम बात करेंगे। फिटर शॉप में, और आपका सीट मेटल वर्क में, सीट मेटल वर्क में यहां पर इनका यूज होता है। तो ये तो यूटिलाइज की बात हो गई। अच्छा, इनमें भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो हॉट चीजल होती है, ठीक है, जो हॉट चीजल होती है, जैसे अभी हमने बात किया कि चीजल जो है वो या तो हाई कार्बन स्टील का बना होगा या तो क्रोमियम वेनेडियम का, है ना। तो हॉट चीजल जो है वो दोनों का बना सकते हैं, लेकिन कोल्ड चीजल हमेशा किसका बनाओगे आप? हाई कार्बन स्टील। किसका बनाओगे? हाई कार्बन स्टील का। ये कोल्ड चीजल हमेशा किसका बनाया होगा? हाई कार्बन स्टील का बना होगा। अच्छा, जहां पर आपका हाई कार्बन स्टील होगा, जहां पर आपका हाई कार्बन स्टील होगा वहां पर हार्डनिंग और टेम्परिंग का यूज करेंगे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्या होगा? हार्डनिंग एंड टेम्परिंग यूज करेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि जो हाई कार्बन यूज हो रहा है, हाई कार्बन स्टील, इसमें क्या यूज करेंगे? हार्डनिंग एंड टेम्पर। और ये जो प्रोसेस होती है बनाने की जो प्रक्रिया होती है, देखो चीजल आपका जो बनेगा वो बेसिकली कास्टिंग से भी बना सकते हैं, मतलब साँचा ढाल के भी बना सकते हैं, ठीक है, फोर्जिंग द्वारा भी बना सकते हैं, पाउडर मेटलर्जी से भी बना सकते हैं। तो बनाने की प्रोसेस बहुत सारी होती है, लेकिन ये हमको कैसा बनाना है? मजबूत बनाना है। क्यों मजबूत बनाना है? क्योंकि अगर किसी मेटल के पार्ट को छीलना है तो हमें यहाँ हैमरिंग करना पड़ेगा, हथौड़े की चोट मारनी पड़ेगी, और हथौड़े की चोट मारेंगे तो ये अगर कमजोर बनेगा कहीं से तो टूट जाएगा। इसलिए हम पहले से क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे दाने दाने जो आपस में चिपके हुए हैं मेटल के, उनको बहुत किनारे लाना पड़ेगा। मतलब इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो कब होगा? जब अणु किनारे किनारे होंगे। मतलब जो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो बहुत ही क्या होना चाहिए? कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब कॉम्पैक्ट कब होगा? जब आप मेटल को थोड़ा गर्म करोगे और हथौड़ों से पीटोगे तो ग्रेन साइज रिफाइन होंगे। ग्रेन साइज रिफाइन का मतलब ये होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपस में किनारे किनारे आने लगेंगे, जिससे मजबूती बढ़ेगी। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोर्जिंग। क्या कहते हैं? फोर्जिंग। फोर्जिंग मतलब होता है हथौड़े की चोट लगा के मेटल को बनाना। तो इस प्रक्रिया से ये बनाया जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना है, इसकी जो नोक होती है उसको तो आप क्या बना दोगे? हार्ड और टेम्पर।
लेकिन जो ऊपर वाला हेड है, जो ऊपर वाला हेड है उसको हार्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उसको हार्ड? इस ऊपर वाले हेड को हार्ड क्यों नहीं बना सकते, क्या कारण है? तो आप बोलेंगे सर चीजल के हेड को अगर हार्ड बना देंगे तो हम हथौड़े से जब मारेंगे तो हार्ड होगा तो ब्रिटल भी होगा, और जैसे आप हथौड़े से मारोगे तो वाइब्रेशन के कारण टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम कैसा बनाएंगे उसको? नरम ही रखेंगे, उसको हार्ड नहीं रखेंगे। तो ये हार्ड और टेम्पर किसके लिए? केवल पॉइंट के लिए। ये हार्ड और टेम्पर किसके लिए? केवल पॉइंट के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि चीजल के हेड को हार्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते? हाँ, क्योंकि हम हथौड़े की चोट देते हैं, ठीक है, क्योंकि हथौड़े की चोट देंगे जिससे वो टूट जाएगा। चाहे तो रीजन लिख सकते हो, क्योंकि हेड को हेमर से चोट दी जाती है। कटिंग के लिए चोट दी जाती है, ये रीजन है। तो ये ध्यान रखना है कि भैया नीचे वाले को तो हार्ड और टेम्पर करना है, लेकिन ऊपर वाले को हार्ड और टेम्पर हमें नहीं करना है। तो ये उपयोगिता के आधार पर हार्ड और कोल्ड दो प्रकार की चीजल होती हैं। हम किसका यूटिलाइज करेंगे? कोल्ड चीजल का, ठीक है। कोल्ड चीजल हाई कार्बन की बनी रहेगी, हार्डनिंग और टेम्परिंग रहेगा लेकिन पॉइंट में रहेगा। और आपका जो प्रक्रिया है, बनने की जो प्रोसेस है, वो कौन सी होगी? फोर्जिंग प्रक्रिया द्वारा बनेगी। और ध्यान रखना है कि हेड को हमें हार्ड नहीं करना है, ठीक है। हेड को हम हार्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब ये जो कोल्ड चीजल है उनके कुछ टाइप देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है डायमंड पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो कैसा है? डायमंड। ये पॉइंट कैसा दिख रहा है? फ्लैट, हाफ राउंड, क्रॉस कट, इस टाइप के कुछ चीजल के टाइप होंगे, वो हम देखते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल, टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। टाइप्स ऑफ कोल्ड चीजल। इस कोल्ड चीजल में सबसे पहले, जैसे अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया, पहला वाला क्या है? अपन फ्लैट से लेते हैं, है ना। फ्लैट चीजल, सिंपल सा। कौन सा चीजल होगा? फ्लैट चीजल, ठीक है। फर्स्ट चीजल जो होगी वो फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल। फ्लैट चीजल में आपका जो पॉइंट है वो कैसा दिख रहा है? बिल्कुल फ्लैट। पॉइंट कैसा दिख रहा है? फ्लैट दिख रहा है। अच्छा, फ्लैट पॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पर? कि जो एज की चौड़ाई है, जो कटिंग एज की चौड़ाई है, वो ज़्यादा रहेगी। दिख रही है आपको? कटिंग एज की चौड़ाई क्या दिख रही है? ज़्यादा। तो एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि भाई कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है, कटिंग एज की चौड़ाई इसकी कितनी होती है और ये क्या काम करता है। ये क्या काम करता है, ठीक है। तो कटिंग एज की चौड़ाई, कटिंग एज की चौड़ाई इसकी
ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। कितनी होती है? तो 16 से लेके 32-33 mm के आसपास, 3 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। और इसका यूज़ वर्कशॉप में नॉर्मल काम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए जैसे आपको अनवांटेड मटेरियल हटाना है, किसी का ऊपरी मटेरियल को हटाना है, ठीक है। तो अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए, बिना काम के मटेरियल को हटाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए कोई बड़ी सतह है, मोटी मोटी सतह है, उसको हटाना है, या आपका वेल्डिंग या कास्टिंग द्वारा जो अतिरिक्त पदार्थ आता है उनको हटाना है। मतलब अनवांटेड मटेरियल बिना काम का जो है वो हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेल्डिंग या कास्टिंग आदि द्वारा प्राप्त अनवांटेड मटेरियल, बिना काम की धातु। बिना काम के मटेरियल को हटाने में, वो कोई जो काम का नहीं रहता उसको हम हटा देते हैं, या मोटी मोटी कटिंग करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। दूसरा चलते हैं डायमंड कट में। दूसरा क्या देखेंगे हम? डायमंड कट में। डायमंड कट क्या दिख रहा है? हाँ, इससे थोड़ा सा छोटा है, इससे थोड़ा सा छोटा है। ये लगभग 6 से 16 या 6 से 15 mm के आसपास इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी डायमंड कट की। उपयोगिता क्या होगी? यूज बोलो। ग्रूस, खांचा वगैरह बनाने में इसका यूज करते हैं अपन। दूसरा क्या है आपका? डायमंड चीजल। डायमंड चीजल जो है, इस पर अगर चौड़ाई की बात करें, एज की चौड़ाई, तो एज की चौड़ाई कितनी होगी? लगभग 5 से 15 या 6 से 16 mm। यूज क्या करेगा? तो स्लॉट बनाने में, ठीक है। इसकी एज कैसी होती है? डायमंड जैसी होती है। कैसी होती है? डायमंड जैसी होती है। अगला है आपका हाफ राउंड चीजल। अगले क्या दिख रही है आपकी? हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल मतलब आप देखो, हाफ राउंड चीजल और इससे क्या दिख रहा है? छोटा। हाफ राउंड चीजल क्या दिख रहा है? और इससे छोटा दिख रहा है। हाफ राउंड लगभग 2 mm से 10 mm, 12 mm, 15 mm तक जा सकती है इसकी चौड़ाई, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ठीक है। क्या काम करेगा हाफ राउंड? तीसरा है हाफ राउंड चीजल। इसमें जो चौड़ाई होगी वो 2 से 16 mm तक, और इसका यूज़ जो होता है ब्रास में ऑयल
ग्रू बनाने में, ब्रास में ऑयल ग्रू वगैरह बनाना है तो उसमें हम यूज़ करते हैं, मतलब तेल की नलियाँ बनाने में। ठीक है, क्या बनाने में, आ जाइए, तेल की नलियाँ बनाने में, सिंपल वे में। तेल की नलियाँ बनाने में, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको, तेल की नलियाँ बनाने में। अगला क्या है हमारे पास, देखिए अगला है आपका क्रॉस कट या केप कट, क्रॉस कट या केप कट। ठीक है, तो क्रॉस कट या केप कट में जो कट है वो कैसा दिखेगा आपको, क्रॉस जैसे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये फ्लेट दिख रहा है बट इसका कट जो है उसमें क्रॉस आ रहा है, थोड़ा सा देखो, अभी तक जितने दिख रहे थे ये फ्लेट था, एज भी वैसे दिख रही थी, ये फ्लेट था, एज भी वैसे दिख रही थी, लेकिन इसमें ये फ्लेट पोर्शन और ये जो कट है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, क्रॉस कट। क्या बोला, क्रॉस कट। ठीक है, तो क्रॉस कट में स्लॉट तो लगभग वैसे ही बनेगा, लेकिन कट कैसा है, जैसे फ्लेट है लेकिन स्लॉट आपका जो एज है वो इस प्रकार से है। क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल में चौड़ाई लगभग इतनी ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 15 mm के आसपास। यूजेस में इसका भी स्लॉट बनाने में यूज होगा, लेकिन आयताकार स्लॉट बनाएगा ये। ठीक है, या कीवे बनाने में, कीवे बनाने में, या रेक्टेंगुलर स्लॉट काटने में, रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ल थी आपकी, क्रॉस कट। कौन सी चीज़ल थी सर, ये क्रॉस कट। ठीक है, उसी प्रकार से और भी कुछ अलग अलग यूज़ होती है, जैसे हॉलो माउथ चीज़ल करके है, ये डायग्राम यहाँ पर नहीं है। हॉलो माउथ चीज़ल जो है वो छोटे छोटे, जैसे रबर वगैरह में आपने देखा होगा, रबर या चमड़े की चीज़ है, उसकी कटिंग करने के लिए वो मोचियों के पास में रहती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, हॉलो माउथ चीज़ल। मतलब सामने का जो हिस्सा रहेगा जो कटिंग वाला है वो हॉलो रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिए अलग से, ये तो हमारे पास 4 प्रकार की चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी जो हम प्रैक्टिकली अभी करने वाले हैं उस पर, बट एग्ज़ाम पर्पज से पूछ ले, हॉलो माउथ चीज़ल, तो इसका यूज़ बस ध्यान रखो, चमड़े या प्लास्टिक के कार्यों में। ठीक है, कोई गद्देदार चीज़ है, प्लास्टिक है, रबर है, उनके उस कार्य में अगर उसको छीलना है, उसको काटना है, जैसे आपने चप्पल बनाते हुए देखा होगा, उसको छीलना, हल्की हल्की कटिंग करना है। ठीक है, तो वहाँ पर काम करेगा। कोई लेदर वगैरह है, उसकी कटिंग करना है, हल्की हल्की कटिंग करना है, तो वहाँ पर काम करेगा। मोची के पास देखा होगा ना, धागा काट देता है वो पकड़ के, है ना, तो वहाँ पर ये चीज़ल यूज़ होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार की चीज़ल यूज़ होती है। एक चीज़ल और आती है वेब चीज़ल। ठीक है, कौन सी चीज़ल आती है, वेब चीज़ल। यूजेस पूछ लेता है कि ये यूज़ कहाँ होता है, तो ड्रिलिंग में हम ऑलरेडी पढ़ेंगे कि ड्रिलिंग के बाद उनके छिद्र में जो छोटी मोटी धातु फंस जाती है, तो उसको अलग करने के लिए, उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं,
वेब चीज़र का यूज़ करते हैं। वो जब मैं आपको ड्रिलिंग पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अगला क्या होगा आपका, वेब चीज़र। ड्रिलिंग के बाद होल में फंसे टुकड़ों को निकालने के लिए। बट हमारे अभी फिटर वाले इस पे जो काम आने वाली हैं वो कितने प्रकार की चीज़ल हैं, वो 4 प्रकार की कोल्ड चीज़ल है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया, कोल्ड चीज़ल के टाइप भी देख लिए कि कौन कौन से कोल्ड चीज़ल के टाइप होंगे। अब हम बात करेंगे इसके एंगल की। किसकी बात करेंगे हम, एंगल की। मैंने अभी बात किया था कि कटिंग एंगल जो है वो 35 से 70 या 40 से 70 के बीच में होता है। तो कटिंग एंगल किस पर निर्भर करता होगा, इस पे थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं। कटिंग एंगल, ठीक है। बेसिकली ये जो है यह काटने वाली धातु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, काटने वाली धातु। काटने वाली धातु सॉफ्ट है या हार्ड है। जैसे एल्यूमिनियम को काटना है तो अलग होगा, कॉपर को काटना है अलग होगा, आयरन को काटना है अलग होगा, स्टील को काटना है अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्या होंगे, कटिंग एंगल होंगे या कटिंग एज एंगल होंगे। स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनके लिए हम बेसिकली देखने वाले हैं। किन किन के लिए देखेंगे हम, स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए, ब्रास हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इनके लिए हम देखने वाले हैं। ठीक है। आप कॉपर भी यहाँ पर डाल सकते हो। तो कॉपर किस कैटेगरी में जाएगा, जहाँ ब्रास लिखा हुआ है वहाँ कॉपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से बनी हुई मिश्र धातु है। तो चाहे तो आप ब्रास बोलो या कॉपर बोलो, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगे। हार्ड कौन सी है सर, स्टील। और नरम कौन सी है, कॉपर। तो जो नरम होगा उसका एंगल क्या रखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से फ्लैट, इसको इस टाइप से फ्लैट दे रहा हूँ, ठीक है, तो जो नरम होगा उसके लिए मैं ये पतला भी बनाऊंगा तो चल जाएगा, आराम से काट देगा। लेकिन अगर हार्ड है और उसमें पतला बनाऊंगा तो ये टूट जाएगी नोक। समझ में आ रहा है ना। तो एंगल ऑलरेडी हम यहाँ बता सकते हैं कि किसका किसका क्या होगा। अच्छा, अभी हमने कुछ चीजल पढ़े हैं, जैसे कि फ्लैट चीजल पढ़े हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई फ्लैट चीजल के लिए क्या होगा, क्रॉस कट के लिए क्या होगा, डायमंड के लिए क्या होगा, हाफ राउंड के लिए क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्लैट हुआ, क्रॉस कट हुआ, डायमंड चीजल हुआ और हाफ राउंड हुआ। यही मेन थी 4। ठीक है। तो पूछ लेगा कि फ्लैट चीजल है और स्टील काटना है तो एंगल क्या होगा। तो अगर आपके पास स्टील काटना है और फ्लैट चीजल है तो एंगल रखोगे आप 70 डिग्री। कितना रखोगे, 70 डिग्री रखोगे। अच्छा, अगर आपने चीजल बदल दिया लेकिन काटना क्या है, स्टील ही काटना, क्या है, स्टील ही काटना है, बस चीजल आपने क्या कर दिया, बदल दिया। अगर आपको कास्ट आयरन की काटना है, चलो अभी अपन इसी पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। चीजल बदल दिया हमने, है ना। तो सर अगर क्रॉस भी है, क्रॉस कट भी है, तो आपको एंगल कितना मारना है, 70।
हाँ, लेकिन डायमंड कट है तो आप थोड़ा सा उसको पतला कर सकते हैं, हाफ राउंड है तो और पतला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं कि कास्ट आयरन की कटिंग करनी है। किसकी कटिंग करनी है? कास्ट आयरन की कटिंग करनी है। और चीजल कौन सा है आपके पास? फ्लैट चीजल है। कास्ट आयरन की कटिंग है, फ्लैट चीजल है। क्या करेंगे? कास्ट आयरन की कटिंग है या कास्ट आयरन की कटिंग है और फ्लैट चीजल है, क्या करेंगे? बोलो। एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो सर ये लगभग 60 डिग्री के आसपास। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सेम से। दोनों क्या हो जाएंगे आपके? सेम। अच्छा, इस पर अगर आपने बदल दिया, डायमंड पॉइंट लगा दिया तो, डायमंड पॉइंट लगा दिया तो नहीं, ये भी लगभग 60 होता है और ये 45। लगभग तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? सेम। अगर आपका कॉपर है तो, कॉपर है तो क्या होगा? एंगल और कम हो जाएगा। अगर हम कॉपर का यूज कर रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 पे याद रखो, बेटर है। एल्यूमिनियम है तो और कम हो जाएगा, एल्यूमिनियम है तो और कम हो जाएगा। ठीक है, 35, 35। इसको 45 कर लो और ये वाले दोनों को 60 60 कर लो, तो वो एंगल याद रखने में अच्छा रहेगा। हाँ, ये 60, डायमंड सबके लिए 60, हाफ राउंड सबके लिए 45। ठीक है, चेंज कहाँ होना है? फ्लैट में और आपका क्रॉस में। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ल के नाम नहीं दिया, सिर्फ मटेरियल दिया हुआ है, सिर्फ मटेरियल दिया है, तो आपको इस एंगल को फॉलो करना है। कुछ भी नहीं दिया है कि डायमंड है, हाफ राउंड है, क्रॉस है, फ्लैट है, कुछ भी नाम नहीं दिया, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इनका यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना? अरे इतना क्लियर है? अगर मैं यहां पर बात करूं क्लियरेंस एंगल या रैक एंगल क्या होता है, तो क्लियरेंस एंगल या रैक एंगल क्या होता है? चीपिंग ऑपरेशन जब हम यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ल जब हम फंसाएंगे, मान लीजिए हमारे पास में चीज़ल है और ये किसी सरफेस पे हमने फंसा दिया, थोड़ा सा इसको और इंक्लाइन कर दूं, इस टाइप का चीज़ल फंसा दिया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपका रैक एंगल क्या होता है, क्लियरेंस एंगल क्या होता है, पॉइंट एंगल क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये सेंटर लाइन है, टूल की क्या है? ये सेंटर लाइन, और ये वो जॉब है जहां पर हम कटिंग कर रहे हैं, उसकी सरफेस है ना? ये क्या है? आपकी सरफेस, सरफेस। और ये आपका क्या है? टूल। क्लियर है? तो ये एज क्या होगी? आपकी कटिंग एज, और ये एज भी क्या होगी? कटिंग एज होगी। इस पर ये वाले हिस्से को हम बोलते हैं फेस। क्या है ये? फेस। और इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैंक। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैंक वाला हिस्सा। यहाँ पर जो कोण बनेगा, मतलब ऐसा टूल हम काट रहे हैं, इस टाइप से कटिंग कर रहे हैं, तो चिप्स निकल के ऐसे ही भागेंगे, और ये कटने के बाद वाला हिस्सा है,
तो कटने के बाद वाला हिस्सा और टूल के बीच में जो एंगल बनेगा ये कहलाता है आपका क्लियरेंस एंगल। कौन सा एंगल है ये? क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। 7 से 15 डिग्री के बीच में लाई करता है, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर जीरो हो गया तो मान लीजिए ये एंगल जीरो हो गया तो ये एज यहाँ पर टकराएगी और ये वाला हिस्सा तो कट चुका है। आप इधर कटिंग इधर जा रहे हैं तो ये हिस्सा तो कट चुका है, तो यहाँ पर स्क्रैच मारेगा, मतलब जो कटिंग वाली सरफेस है उसको खराब करेगा। ठीक है, इसलिए एंगल जीरो कभी नहीं रखना है। अच्छा जी, ये टूल का जो सेंटर है, ये टूल का जो सेंटर है और ये सरफेस है, इसके बीच में जो कोण होता है उसको बोलते हैं झुकाव कोण। कौन सा कोण है ये? झुकाव कोण, इंक्लाइनेशन एंगल। ठीक है, इंक्लाइनेशन एंगल। इसके बाद में जहां से चिप्स निकलेंगी, चिप्स कुछ इस प्रकार से निकलेंगी, इधर ऐसे जाएंगी चिप्स, है ना। तो इसके बीच में जो आपका फेज है और ये चिप्स जो निकल रही हैं इससे वर्टिकल के बीच में यहां जो एंगल मिलेगा इसको बोलते हैं हम रैक एंगल। कौन सा एंगल? रैक एंगल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई झुकाव कोण कितना होना चाहिए उपयोगिता के आधार पर। झुकाव कोण कितना होना चाहिए, ठीक है, या क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम, या रैक एंगल कितना होना चाहिए, ऐसा मोटा मोटे क्वेश्चन पूछेगा। तो जब मोटे मोटे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको मान लीजिए मैंने बोला कि अच्छा पॉइंट एंगल कौन सा है यहाँ पर बताओ, फिर सारे एंगल पर चर्चा करेंगे। पॉइंट एंगल कौन सा होगा? पॉइंट कहाँ बन रहा है? तो आप बोलोगे सर ये दिख रहा है पॉइंट, ये क्या दिख रहा है? पॉइंट, यही है पॉइंट। तो इसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा आपका? पॉइंट एंगल, जिसकी अभी हमने चर्चा पहले इधर की है, अभी चीजल में की ना, यहाँ पर अलग अलग जगह पर ये पॉइंट एंगल जो है, ठीक है, कटिंग एंगल या इसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉइंट एंगल, एक ही चीज है ये, ठीक है। तो अगर पॉइंट एंगल पूछ रहे कितना होगा तो ये कितना होता है? 35 से 70 के बीच में, ठीक है। रैक एंगल पूछ रहे तो लगभग 20 डिग्री के आसपास। क्लियरेंस एंगल पूछ ले तो वैसे तो होता है ये 7 से 15 के बीच में, जिसका एवरेज में लगभग मान लो 10 डिग्री बीच का है ना, 7 से 15 के बीच में। झुकाव कोण कितना होगा? तो ये 40 से 45 डिग्री, 40 डिग्री मान लेते हैं, 40 डिग्री के आसपास ही होगा, ठीक है। 40 डिग्री इसका क्या होता है? झुकाव। मतलब आप टूल को चिप्स काटते समय, ये किसके समय है? चिपिंग करते समय। चिपिंग करते समय इन कोणों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कौन सा कोण कैसे निकालते हैं, कौन सा कोण कैसे निकालते हैं। अच्छा कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपको पॉइंट एंगल दिया हुआ है और इंक्लाइनेशन एंगल निकालना है। कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपको निकालना है कौन सा? इंक्लाइनेशन एंगल निकालना है। पॉइंट एंगल आपको दिया हुआ है, तो पॉइंट एंगल जितना भी होगा उसका डिवाइडेड बाय 2 करके आप 7 ऐड कर देंगे, आपको इंक्लाइनेशन एंगल निकल जाएगा, ठीक है। आपका इंक्लाइनेशन एंगल वहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। मान लीजिए किसी पर पॉइंट एंगल है आपका 70, तो 70/2 करोगे आप, प्लस 7 कर दोगे तो उसका क्या निकल जाएगा? इंक्लाइनेशन एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अरे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम का इंक्लाइनेशन एंगल कितना होगा,
एल्यूमिनियम का बोलो। 30-35 डिग्री का एंगल है, लगभग 23-24 के आसपास है ना, इतना ही आएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि स्टील का कितना होगा, समझ में आ गया? तो निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना? अरे इतना क्लियर है? तो चीज़ल हमने देख लिया, चीज़ल के टाइप देख लिया, चीज़ल का काम देख लिया कि चीज़ल क्या काम करता है, कौन कौन से प्रकार की चीज़ल होती है। इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका सरफेस प्लेट। अगला क्या है आपका? सरफेस प्लेट। ये सरफेस प्लेट क्या काम करता है? एक दिन मैंने बताया था आपको। सरफेस प्लेट क्या करता है? सरफेस को चेक करने के लिए, या कभी कभी हम छोटे जॉब की मार्किंग करने के लिए भी उपयोग करते हैं, या कहीं पर डेटम उसको आधार बनाना हो किसी को, तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सरफेस प्लेट जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है, मेटालिक इस टाइप की आपकी प्लेट होगी। इस सरफेस प्लेट का अगर मैं यूज़ पूछ ले कि भाई क्या यूज़ है, तो आप क्या बताओगे? सतह चेक करने के लिए, सतह चेक करने में, छोटे जॉब की मार्किंग में, और डेटम लाइन बनाना है, डेटम सतह बनाना है, आधार सतह बनाना है, उसके लिए भी डेटम बनाने में, मतलब आधार। जैसे अपन सबकी हाइट नापें कि भाई कौन सबसे ऊंचा है, मैं बोलूँ आप अपनी जगह खड़े हो जाओ, मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, तो क्या आप मुझसे ऊंचे हो पाओगे कभी? बोले सर आपका डेटम ऊंचा है, ठीक है, आप एक लाइन पे आके खड़े होइए, तब देखें कौन कितना ऊंचा है ना। एक बेस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए, उसी से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक आधार होना चाहिए, एक डेटम होना चाहिए। डेटम बनाने में भी हम इसका क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, किस मटेरियल का बना होगा ये? कास्ट आयरन का बना सकते हो आप इसको, आप पत्थर का बना सकते हो इसको, आप ग्लास का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मटेरियल की अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन सबसे पहले, पत्थर वगैरह का भी बना सकते हैं, और आप ग्लास का भी बना सकते हैं, वो जुगाड़ के अनुसार है, बट कास्ट आयरन का बेसिकली आप यूज़ करेंगे। ठीक है, मार्बल, हाँ तो पत्थर है ना, ये पत्थर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपने वहाँ पर अपने यहाँ प्रैक्टिकल में किसका देख लिया? मार्बल का देख लिया। तो आप पत्थर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, आप कास्ट आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये दिखता कैसा है, इसका आकार कैसा होता है? आकार, आकार इसका या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा। ठीक है, या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है। अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीस्ट काउंट कितना होता है, न्यूनतम माप कितनी होती है इसकी? इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? न्यूनतम माप 0.025 mm। साइज क्या होगा? साइज, साइज क्या होता है?
नहीं पता। चलो ठीक है, बेसिकली ये दो साइज का मिलता है, 50x50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 100x100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसकी जो मोटाई होती है ये दो साइज का आपका मिलेगा। अंतर किस में होता है? मोटाई में। ठीक है, मोटाई अलग अलग होती है, कोई 2.5 से 5 सेंटीमीटर का होता है, कोई 5 से 7.5 सेंटीमीटर का होता है, तो अलग अलग मोटाई होगी। ये छोटा है तो ये हो जाएगा 2.5 से 5 सेंटीमीटर, ये इसकी मोटाई होगी। और इसकी मोटाई होगी 5 से 7 7.5 सेंटीमीटर, ये मोटाई है ना। तो दो साइज के 50x50, 100x100, और थिकनेस में डिफरेंस होता है। थिकनेस आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर अलग अलग होती है। अच्छा, इनमें ग्रेड भी आती है ना, इस पे क्या आती हैं? ग्रेड्स भी आती हैं। तो पूछा जाता है कौन कौन सी ग्रेड के होते हैं, तो ग्रेड में 1 2 3 इस टाइप से ग्रेड मिलती है। कितने ग्रेड होती हैं? 3 ग्रेड आती है, 1 2 3, 3 ग्रेड सबसे ज़्यादा होती हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एग्जामिनर पूछ ले कि भाई कौन सा ग्रेड अच्छा होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है, तो ग्रेड 1 सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है? ग्रेड 1। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। कौन सा ग्रेड सबसे ज़्यादा यूज़ होगा? 1 वाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ग्रेड है। ठीक है, अधिकांश इसी ग्रेड का हम यूज़ करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर, क्या कैसे काम करता है ये? जैसे वो पहले बताया था ना मैंने, फ्लैटनेस वगैरह चेक करना है तो क्या करेंगे, इस पर अपन पूरा कलर बिछा देते हैं, जैसे कि सिंदूर हुआ, पुशियन ब्लू हुआ। ठीक है, इस टाइप के आप कलर बिछा देंगे, और कलर बिछाने के बाद जिस सरफेस पर आपको चेक करना है उस सरफेस पे लगा देंगे, पूरे भर कलर आ जाएगा। अगर कोई ऊंची नीची जगह होगी तो वो अलग ही नज़र आ जाएगी। अगर कोई गड्ढा टाइप का होगा, अंदर सतह होगी, तो उस पर कलर नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर होगी तो अलग ही दिख जाएगा आपका। तो इस प्रकार से हम क्या चेक कर सकते हैं, इसकी फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? या कोई ट्राई स्क्वायर से किया गया काम है तो वो सही है या नहीं है, वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस में था, सरफेस प्लेट। ये देखिए, एंगल प्लेट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जब एंगल पढ़ाया था उसी समय मैंने लास्ट क्लास में एंगल प्लेट ये बता दिया था ना। मार्किंग करते समय जॉब को होल्ड करने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। तो एंगल प्लेट भी हो गया, सरफेस प्लेट भी हो गया। आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट?